पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर चुके थे। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, सभी खंड कीजिए। इसमें क देखिए, चौथा का क कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसके विपरीत हम लोग क्या मान लेंगे, 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसमें परिमेय संख्या होता क्या है, ऐसी संख्या जिसको क्या p/q के रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो 3√2 जब एक परिमेय संख्या हो गया तो 3√2 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 3√2 बराबर लिख देंगे क्या, a/b। और a/b मतलब यह क्या है, p/q के रूप में 3√2 को हम लोग लिख दिए। जहाँ a और b एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ a तथा b एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ से क्या करना है, इस 3 को इधर लाना है तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/3b। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और b भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पे जो 3 मिला ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो किसी भी पूर्णांक संख्या का पूर्णांक संख्या में जब गुणा हम लोग करते हैं तो ये क्या मिलता है, पूर्णांक संख्या मिलता है। यानी 3 और b में जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3b एक पूर्णांक संख्या मिलेगा। और पूर्णांक संख्या से जब पूर्णांक संख्या में भाग दिया जाता है तो वह टोटल संख्या क्या मिलता है, एक पूर्णांक संख्या मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि 3, a तथा b एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए a/3 भी एक पूर्णांक संख्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। और हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि सभी पूर्णांक संख्या एक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे a/3 भी एक पूर्णांक संख्या हो गया, तो यह संख्या क्या होगा, एक परिमेय संख्या भी होगा। तो यहाँ से लिख लेंगे, इसलिए a/3 भी एक परिमेय संख्या भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा। अब इसके बाद से यहाँ पे देख रहे हैं कि a/3 भी एक क्या दिखा दिए, एक परिमेय संख्या, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है तो √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, और हम लोग यहाँ पे क्या प्रूव कर दिए, √2 एक परिमेय संख्या। तो जो √2 एक परिमेय संख्या हम लोग प्रूव कर दिए, और हम लोग जानते हैं क्या, √2 एक क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने जो ये माना है ये क्या मान लिया है, गलत माना है। यानी जो परिमेय संख्या इसको माना है क्या होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी 3√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे यह लिख देंगे, यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है
हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 का ख हम लोग करेंगे। तो 4 का ख देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का ख में दिया है, यदि 10a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 अंश। इसमें दिया हुआ है यदि 10a बराबर काट b तो प्रूफ करना है, या गिवन है तो प्रूफ क्या करना है, a प्लस b बराबर 90 अंश। यह क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या है, 10a बराबर काट b। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो प्रूव करना है, एंगल के साथ न तो 10 है न ही काट है, वैसे ही b जो एंगल है उसके साथ न तो 10 है न ही काट है। यानी इसको लेकर हम लोग चलेंगे। यहाँ से प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, 10a बराबर काट b जो दिया है इसको लेकर चलेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर जो 10 है और काट है इसको हटाएंगे, यानी कैंसिल आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 को या तो काट में बदलेंगे या काट को 10 में हम लोग बदल देंगे। तो यहाँ पे 10 को हम लोग क्या कर रहे हैं, काट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, काट 90 डिग्री माइनस a, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, काट 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, इक्वल टू काट b। अब यहाँ पे देख रहे हैं इधर एंगल क्या है, 90 डिग्री माइनस है, और इस साइड एंगल क्या है, b, और दोनों का क्या है, कोटेंजेंट है, दोनों तरफ क्या है, कोटेंजेंट है। तो जब दोनों तरफ कोटेंजेंट है तो और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b। अब इस a को दूसरे साइड ले जाइए तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b, यानी a प्लस b बराबर 90 अंश। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का ग देखिए, इसमें कह रहा है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो 6 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर क्या है, स्तंभ है, और इसका भूमि पर छाया क्या है, 4 मीटर है। इसको इससे मिलाइए, इसका नाम हम लोग लिख लिए क्या, ABC। और फिर इसमें आगे और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जबकि उसी समय जिस समय इसका छाया क्या हुआ है, इस AB का जो छाया मिला है कितना, 4 मीटर है, ठीक उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसी समय एक मीनार है, यह हो गया क्या, मीनार, और इस मीनार का छाया कितना है, 28 मीटर है। तो इस मीनार की ऊंचाई बताना है। इसका हम लोग नाम लिख लिए PQR। हम लोग क्या निकालना है, इसमें मीनार की ऊंचाई बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या दिखा दें, समरूप दिखा दें, तो इनका भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और उसके बाद से जो हम लोग को मीनार की ऊंचाई निकालना है तो मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h है। हम लोगों ने क्या किया, मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया, h मीटर। अब इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाएंगे हम लोग, समरूप। तो चलिए इन ट्रायंगल को समरूप दिखा रहे हैं, यानी त्रिभुज ABC और तथा त्रिभुज PQR। अब इसमें हम लोग क्या देखना है, क्योंकि यह क्या है, एक स्तंभ है और यह क्या है, एक मीनार है, और दोनों ये क्या होगा, सीधा खड़ा होगा। सीधा जब खड़ा होगा तो यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री। यानी इन दोनों में क्या मिल गया, कोण B बराबर कोण Q। और इसके बाद से क्या कह रहा है कि उसी समय जिस समय इस AB का छाया BC मिल रहा है, उसी समय
मीनार पी क्यू की छाया क्या मिल रहा है, क्यू आर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, कोण सी बराबर कोण आर। और किसी भी त्रिभुज का जब दो एंगल बराबर होता है तो वह दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। कौन सा रूल से, एंगल एंगल कसौटी। यानी यहाँ से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। और कौन सा रूल हुआ, एंगल एंगल से हो गया। अब जब दोनों त्रिभुज ये समरूप हो गया तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, अब ए बी अपान क्या लिख लेंगे, पी क्यू। और हमको किसको जरूरत है, बी सी का जरूरत है, तो बी सी अपान क्या लिख लेंगे, ए बी अपान यहाँ से क्या हो गया पी क्यू, और बी सी अपान क्या हो जाएगा क्यू आर। चलिए मान रखिए ए बी कितना दिया है 6 है, और पी क्यू हम लोग माने हैं क्या एच, और बी सी कितना है 4 है, और क्यू आर कितना है 28। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4h इक्वल टू 28 इंटू 6, यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 इंटू 6 अपान 4, और इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7 छक्का कितना हो गया 42, यानी h कितना मिल गया 42 मीटर। तो इस तरह इस मीनार की ऊंचाई कितना होगा 42 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का घ देखिए। इसमें कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को माप लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम स्केल से 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा ए बी खींच लिए। अब इस रेखा ए बी पर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण ए हमने क्या किया, खींच लिया। अब इसके बाद से क्या करना है, बिंदु बी से ए के समांतर इस पर एक किरण हम लोग खींचेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अब ए किरण के समांतर बिंदु बी से दूसरा एक किरण खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश से ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, और जो चाप हमने यह लगाया है इस बी को केंद्र मानकर उतना ही चाप लगा लेना है। अब प्रकाश से क्या करेंगे, इस एंगल को नाप लेंगे, और नाप लेकर और यहाँ से केंद्र मान के इसको क्या करेंगे, काटेंगे, और इसको क्या करेंगे, मिलाते हुए एक किरण हमने बी एफ खींच लिया। अब क्या करना है, इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो इसमें पहला जो 2 है और इसमें दूसरा में क्या है 3 है। तो जो नीचे जो मिला है किरण ए, इस पे क्या करेंगे, 2 बराबर चाप लगाएंगे। यानी ए को केंद्र मानकर एक दूरी लेकर एक चाप हमने लगाया, और इतना ही दूरी का इसको केंद्र मानकर फिर वही एक चाप लगाया, और इसका हम लोग नाम लिखेंगे A1 A2। यानी किरण ए पे क्या करना है, समान दूरी लेकर 2 चाप लगाना है। और 2 चाप क्यों लगा रहे हैं, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो पहला जो 2 है यानी किरण ए पे 2 चाप लगाना है, और उसी दूरी से बी एफ पे क्या करेंगे 3 चाप लगाएंगे। तो बी एफ पे जब 3 चाप लगाएंगे यानी जितना यह A1 था उतना ही दूरी का चाप इस पे लगाना है, कितना 3 चाप लगाना है। तो यह हो गया एक चाप B1 B2 और B3। अब इसका लास्ट पॉइंट क्या मिला, B3 मिला, और इसका क्या है A2 मिला। तो B3 और A2 को हम लोग मिला देंगे। तो यह जो विभाजित यहाँ पे क्या कर रहा है, D बिंदु पे काट रहा है। तो AD और DB का अनुपात क्या हो जाएगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। यानी इसमें 2 क्रमागत विषम पूर्णांक की बात हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या इसमें मान लेंगे, यानी पहली विषम संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली विषम संख्या क्या है, x हमने मान लिया, और यह क्या है एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या इधर हम कहीं ले रहे हैं। तो विषम संख्या क्या हो गया 3, और 3 का क्रमागत विषम संख्या क्या होगा
तो 3 के बाद क्रमागत संख्या क्या आता है, 4 आता है। अब 4 के बाद से क्रमागत संख्या क्या आता है, 5। तो इसमें 4 जो है ये क्या है, एक सम संख्या है। तो 3 का क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगा, 5 होगा, यानी 4 नहीं होगा। तो 3 का क्रमागत विषम संख्या क्या मिला, 5। अब 5 एक कब आ रहा है, जब 3 में कितना जोड़ा गया, 2, तब यह क्या मिल रहा है, 5। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, पहली संख्या x माने और x क्या है, यानी यह क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक हम लोग x माने हैं। तो इसका क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, जब इसमें हम लोग 2 जोड़े हैं तो इसका 3 का क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या मिला, 5। उसी तरह इसमें जब 2 हम लोग जोड़ देंगे तो इसका इस संख्या का क्या मिल जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे दूसरी संख्या तब क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या मिल जाएगा x + 2। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग। तो इन दोनों संख्या का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और उसके बाद योग करेंगे। तो पहली संख्या का वर्ग और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, इसका योगफल कितना हो जा रहा है, 290। तो वह संख्या ज्ञात करना है। अब इसको हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² प्लस x + 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से होगा x² + 4 और प्लस क्या हो जाता है 2ab यानी 4x और इक्वल टू 290। 290 को ट्रांसफ़र करिए और x² + x² क्या होगा, 2x² प्लस 4x + 4 और माइनस 290 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से क्या मिला 2x² + 4x। इसको हम लोग घटाएंगे तो 10 में से 4 गया, क्या हो जाएगा 6 और माइनस चिन्ह होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 और इक्वल टू 0। अब इसमें देख रहे हैं क्या है, 2 कॉमन है तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो x² + 2x माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 कने 2 2 चौको 8 यानी 43 हो गया इक्वल टू 0। 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/2 और 0/2 का मान क्या होता है 0। तो यहाँ से क्या मिल गया x² + 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र से हल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला, एक द्विघात समीकरण मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो अचर पद होता है, अचर पद का x² के गुणांक में हम लोग गुणा करते हैं। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 1 है, यानी अचर पद क्या मिल गया 143 और 143 का फैक्टर किया जाता है। तो देखिए ये तो 2 बार में नहीं जाएगा, लास्ट में इकाई अंक क्या है 3 है, तो 3 से देखिए जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। इसी तरह हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11 बार में ये चला जाएगा। तो 11 कने 11 और 14 में से 11 गया 3 और 11 3 33, यानी इसका क्या, इसका जो फैक्टर मिला 143 का 11 और 13। तो इसमें हम लोग इस 2 को क्या करते हैं, 2 भागों में से बांटते हैं जिसका योग क्या हो +2 हो और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाए -143। तो यहाँ पे क्या है प्लस चिन्ह है, तो इसमें से जो बड़ा अंक है वो क्या होगा धनात्मक होगा और छोटा जो अंक है वो क्या हो जाएगा -11 होगा। यानी एक संख्या 13 मिला, दूसरी संख्या -11। तो 13 और -11 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -143 और 13 में से 11 घटाएंगे तो क्या मिलेगा +2x। तो यानी +2 की जगह क्या रख देना है 13 - x। तो यहाँ पे मान रखिए तो x² और 13 - 11x -143 इक्वल टू 0, यानी x² + 13x -11x -143 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन हम लोग लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, यानी x प्लस क्या हो जाएगा 13 और इसमें -11 कॉमन होगा तो x + 13 इक्वल टू 0। तो इस तरह एक क्वेश्चन में क्या मिल जाएगा x - 11। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं x - 11 और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा x + 13 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यह 0 कब होगा, जब x - 1 या तो 0 हो जाए या x + 3 क्या हो 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x -
11 इक्वल टू 0 या x प्लस 13 इक्वल टू 0, यानी x का मान यहाँ से क्या हो गया 11 या x का मान -13। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें धनात्मक कौन सा है, धनात्मक संख्या क्या है, यह है, यानी पहली जो धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, पहली धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या मिल गया 11। और इस 11 का क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होगा, यानी दूसरी संख्या जो हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 11 रखेंगे x के जगह पे, तो 11 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 13। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 11 और 13, यानी 11 का वर्ग और 13 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा 290 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ख देखिए, इसमें कह रहा है यदि बिंदु A0, 0B तथा XY संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे कि यह तीनों बिंदु क्या है, किसी त्रिभुज का शीर्ष है। तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज ABC। अब इसमें A का हम लोग पॉइंट क्या ले लेंगे A0, और यह B क्या हो गया 0B, और C हो गया XY। और क्वेश्चन में दिया है कि ABC यानी ये तीनों जो बिंदु है वह संरेख है। तो संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला 1/2 और x1, और इसके बाद से क्या होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जब त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हो, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ABC यानी तीनों बिंदु क्या है संरेख है। तो जब तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A, B तथा C संरेख है तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 0 और इक्वल टू 1/2। और x1 इसमें क्या होगा, तो इसको x1 ले लिए, यह y1 हो गया, यह x2 हुआ y2, और इसे ये क्या हो जाएगा x3 y3। चलिए मान रखिए, तो x1 क्या है a है, और y2 इसमें क्या दिया है b, और माइनस y3 क्या है y है, और प्लस x2 क्या दिया है 0 है, और यहाँ पे 0 है हो गया, और यहाँ पे कुछ भी आएगा तो क्या होगा टोटल मान 0 हो जाएगा, और प्लस x3 क्या है x है, और y1 क्या है 0, माइनस y2 क्या है b। चलिए 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका गुणा कर लीजिए तो AB माइनस AY, और इसका गुणा होगा तो क्या होगा टोटल 0, प्लस 0 माइनस b क्या होगा -b, और -b का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -bx। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 0 बराबर AB माइनस AY माइनस bx। अब bx और AY को इस साइड लाएंगे, तो bx इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस bx, और वैसे ये आएगा तो प्लस AY इक्वल टू AB। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे AB से भाग कर देंगे। तो दोनों पक्षों में जब AB से भाग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा bx अपान AB प्लस AY अपान AB इक्वल टू AB अपान AB। अब यहाँ से देखिए B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, और इससे यह कैंसिल तो 1 मिल गया, यानी यहाँ से क्या मिला x अपान A प्लस y अपान B इक्वल टू 1। और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ग। इसमें ग में देखिए क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। यानी तिर्यक ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई यानी यल दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर। और इसमें आगे क्या कह रहा है, इसमें आगे दिया है तथा संपूर्ण पृष्ठ, इस शंकु का क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठ यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या बताना है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आधार का त्रिज्या बताना है, तो यह एक शंकु है और इसका तिर्यक ऊंचाई यल है, और इसको हम लोग मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, यच होता है, और यह है क्या, आर। तो हम लोग इसको हल करने के लिए मान लेंगे, माना शंकु का आधार का त्रिज्या r सेंटीमीटर है, r सेंटीमीटर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिखेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और प्लस उसके आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या होता है, एक वृत्त का निर्माण करता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जो मान दिया है कितना, 90 पाई, तो 90 पाई रख लिए। और इसमें क्या करेंगे, पाई आर हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यल प्लस क्या हो जाएगा, आर। पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, तो 90 बराबर आर, और यल का मान क्या दिया है, 13 प्लस आर। अब यहाँ से हल करेंगे तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 का आर में गुणा होगा तो 13 आर का आर में गुणा होगा प्लस आर स्क्वायर। इस 90 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक द्विघात समीकरण मिल रहा है। तो इस द्विघात समीकरण को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड विधि का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो जो अचर पद होता है उसको एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है एक्स के जगह पे, तो आर स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो माइनस 90 का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस 90। और 90 का इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 90 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 दूना 90, और फिर क्या हो जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, 15 3 45 और 3 5 15। अब क्या करेंगे हम लोग, प्लस 13 को 2 भागों में ऐसे बांटते हैं जिनका योग क्या आ जाए, प्लस 13 आए, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आए, माइनस 90 आए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा, ये देखिए 3 3 9 और 9 दूना 18, और 18 में से 18 हो गया, और 18 में से अगर हम लोग 5 घटा दें तो कितना हो जाएगा, प्लस 13, और 18 और माइनस 5 में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस 90। तो यानी प्लस 13 का जगह क्या रखना है, 18 माइनस 5। तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 18 माइनस 5 आर माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो गया आर प्लस 18 आर और माइनस 5 आर माइनस 90 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लेंगे तो आर कॉमन हो गया, आर प्लस 18, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या होगा, 5 कॉमन होगा, तो आर प्लस क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। यानी एक कोष्टक में क्या मिला, आर माइनस 5, और दूसरे कोष्टक में क्या मिला, आर प्लस 18 इक्वल टू 0। अब यह टोटल कब 0 होगा, या जब आर माइनस 5 0 हो जाए, या आर प्लस 18 0 हो, तभी इसका गुणनफल क्या होगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, आर माइनस 5 या तो 0 हो जाए, या आर प्लस 18 0 हो जाए। तो यहाँ से आर का मान 5 मिला, या आर का मान माइनस 18 मिला। और आर है क्या,
इस शंकु का आधार का त्रिज्या है, तो शंकु का जो आधार का त्रिज्या होता है वो धनात्मक होता है, यानी ऋणात्मक नहीं होता है। तो इस तरह इसका आधार का त्रिज्या क्या मिल गया, आधार का त्रिज्या। तो धनात्मक संख्या ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह इस शंकु का आधार का त्रिज्या मिल गया 5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का घ देखिए। इसमें करण निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यानी दैनिक माध्य व्यय ज्ञात करना है, यानी इस आंकड़ा को क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो इसमें दैनिक व्यय दिया है, दैनिक व्यय। अब दैनिक व्यय क्या दिया हुआ है, तो दैनिक व्यय इसमें दिया है, और दूसरा में क्या दिया है, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या है। चलिए, तो दैनिक व्यय दिया हुआ है 100 रुपया से 150 रुपया, 4 परिवारों की संख्या है, और 150 से 200 यह कितना है 5 है, और 200 से 250 और यह कितना है 12 है, और 250 से 300 यह 2 परिवारों का ही है, और 300 से 500 यह कितना है 2 है। तो एक माध्य व्यय निकालना है, ठीक है, दैनिक माध्य व्यय निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो आंकड़ा दिया हुआ है, इधर जो अंक है क्या है, बड़ा है। बड़ा जब अंक है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पग विचलन विधि से हल करेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पे पग विचलन से हल करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा कॉलम बनाएंगे, इसके आगे वर्ग चिन्ह का, यानी xi हम लोग निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से xi निकालते हैं। तो xi निकालने के लिए क्या करते हैं, उस सीमा प्लस निम्न सीमा जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 150 और प्लस 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा 250, और 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 125, यानी यहाँ से क्या मिल गया 125। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ से 150 में से 100 घटा रहे हैं तो कितना है 50, और ऐसे ही 200 में से 150 घटा रहे हैं तो 50, और 250 में से 200 घटा रहे हैं तो 50, यानी इस वर्ग अंतराल का वर्गमाप क्या मिल रहा है 50। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहला 125 मिल गया, अब इसमें 50-50 जोड़ के हम लोग आगे लिखते जाएंगे। तो 125 और 50 जोड़ेंगे तो कितना 175, और फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 225, और फिर 50 जोड़ेंगे तो 275, और फिर 50 इसमें जुट गया तो 325, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे क्या मिल गया, वर्ग चिन्ह मिल गया। अब इसके बाद से क्या निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, xi में से a घटाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक संख्या को a मान लेंगे। तो इसमें जो सबसे बीच में है उसको हम लोग क्या मानेंगे a। तो अब क्या करेंगे, xi माइनस a है, तो 125 में से 225 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, और घटाइए तो देखिए कितना हो जाएगा 550, और 2 में से 2 गया 0, और 1 क्या हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1, यानी -100 हो गया। वैसे ही इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस होगा, और इसको घटाइए तो 550, और 12 में से 7 गया 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, यानी -50 हो गया, और 225 में से 25 घटाएंगे तो 0, और इधर जो संख्या है उसी को अब इधर धनात्मक हम लिख देंगे तो 50 हो गया, ये 100 हो गया। अब हम लोग इसको पग विचलन विधि से हल कर रहे हैं। तो ui अब इसके बाद से निकालना होगा। ui कैसे निकालते हैं, di में h से भाग देते हैं। तो इसमें h क्या मिल रहा है, यानी इस वर्गांतराल का वर्गमाप क्या मिल रहा है 50। वर्गमाप कैसे निकालते हैं, उस सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे। तो 150 में से 100 जब घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है 50। तो इसमें क्या करेंगे 50 से भाग दे देंगे तो -100/50, तो क्या हो जाएगा -2, और इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा -1012। अब इसके बाद से क्या करना है, FI/UI निकालना है। चलिए FI/UI निकालिए, यानी यह क्या है FI है, और इसमें गुणा होगा
तो 4 दूना 8 यानी -8, और 5 कने 5 यानी -5, और यह 0 होगा, और 2 कने 2, और 2 दूना 4। अब इसको जोड़ लेंगे तो सिग्मा FI मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 2 6, और 8 में से 6 गया, क्या हो गया -2, और -2 और +5 क्या हो, -5 क्या होगा, -7। और परिवारों की संख्या क्या दिया है, यानी सिग्मा FI दिया है कितना, 25, और इसको पग विचलन विधि से माध्य हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, A + सिग्मा FI अपान सिग्मा FI इंटू H। मान रखिए A का मान कितना है, 225, प्लस सिग्मा FI क्या मिला है, -7, और सिग्मा FI क्या है, 25, और गुणे H क्या है, 50। अब यहाँ से इसको कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा, 2 बार में, और -7 का 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यानी 225, और -7 का 2 में गुणा होगा तो -14, और इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, यानी कितना हो गया, 211। यानी एक माध्य व्यय कितना मिल गया, 211 रुपया। तो इस तरह इस क्वेश्चन का हल हो गया, और इसके बाद से अगला क्वेश्चन जो है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।